मुअज़्ज़ज़ अरकान, जनाब स्पीकर, अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। अला इन्न वअदल्लाहि हक़ वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। हुवा युह्यी व युमीतु व इलैहि तुरजऊन। या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुन लिल मुमिनीन। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। खबरदार बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। खबरदार बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वही जिंदा करता है और मारता है और उसी की तरफ फिर कर जाओगे। ऐ लोगों, तुम्हारे रब से नसीहत और दिलों के रोग की शिफा तुम्हारे पास आई है और ईमानदारों के लिए हिदायत और रहमत है। कह दो कुरान अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से है, सो इसी पर उन्हें खुश होना चाहिए। ये उन चीज़ों से बेहतर है जो जमा करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अन मुआद इब्न अनस अल-जुहनी रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबिय्यिल खातिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हमा मुमिनन मिन मुनाफिकिन अराहु क़ाल बअसल्लाहु मलकन यहमी लहमहु यौमल क़ियामह मिन नारि जहन्नम व मन रमा मुस्लिमन बिशैइन युरीदु शैनहु बिह हबसहुल्लाहु अला जिस्रि जहन्नम हत्ता यख़रुजु मिम्मा क़ाल। हज़रत मुआद इब्न अनस अल-जुहनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि जो शख्स किसी मुसलमान की इज्जत व आबरू को मुनाफिक के शर से बचाता है तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाएंगे जो उसके गोश्त यानी जिस्म को दोज़ख की आग से बचाएगा। और जो किसी मुसलमान को बदनाम करने के लिए उस पर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम के पुल पर कैद करेंगे यहाँ तक कि सज़ा पाकर अपने इल्ज़ाम के गुनाह की गंदगी से पाक साफ हो जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। शान उनकी सोचिए
खो जाइए, शान उनकी सोचिए और सोच में खो जाइए, नात का दिल में ख्याल आए तो चुप हो जाइए, नात का दिल में ख्याल आए। ऐ जगह किस्मत अगर रागे जहां में आपके, ऐ जगह किस्मत अगर रागे जहां में आपके, नक्शे पा पर चलते चलते नक्शे पा हो जाइए, नक्शे पा पर चलते चलते नक्शे पा हो जाइए, सौंप दीजिए दीदाए तर को जुबां की हसरतें, सौंप दीजिए दीदाए तर को जुबां की हसरतें, और इस आलम में जितना बन पड़े रो जाइए, और इस आलम में जितना बन पड़े रो जाइए, शान उनकी सोचिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले साबिक सदर पाकिस्तान जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब वफ़ात पा गए हैं। तुर्की और शाम में आने वाले ज़िलज़िले में अब तक के इतलाक़ के मुताबिक सैकड़ों अफराद वफ़ात पा गए हैं, जबकि हज़ारों ज़ख्मी हैं। यह ईवान ब्रदर इस्लामी मुल्क के साथ इंतहाई दुख और हमदर्दी का इजहार करता है। हालांकि मैं वफ़ात पाने वालों के लिए मग़फ़िरत और ज़ख्मियों के लिए सेहतयाबी के लिए दरख्वास्त करूँगा जनाब अबू बकर साहब से कि वो दुआ फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि साबिक सदर और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ इस दुनिया से रहलत फरमा गए हैं, लिहाजा मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार वक़िना अज़ाबल कब्र वक़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला और मुकाम अता फरमाए। और तुर्की में जितने मुसलमान भाई ज़लज़ले के और शाम में जितने मुसलमान भाई हमारे ज़लज़ले के हवाले से शहीद हो गए हैं, अल्लाह ताला उन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला और मुकाम अता फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र दे और उस ममालिक के लिए जो भी हमसे उनकी मदद हो सकती है, पाकिस्तान से हो सकती है, उसमें हम अपना किरदार अदा करें। रब्बना फिद दुनिया। ये लीव एप्लीकेशन है जी। जनाब गौश बख्श मेहर साहब हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ लीव। Muhammad Anwar has requested for grant of leave. Mr. Ramesh Lal has requested for grant of leave. Dr. Mehreen Razak Bhutto has requested for grant of leave. Sayyid Hussain Tariq has requested for grant of leave. Miss Aisha Rajab Ali has requested for grant of leave. Is leave granted? Granted. जी आगा रफ़ीउल्लाह साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं बेहद मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलने का मौका दिया। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस मुश्किल हालात में जो कि महंगाई का एक तूफ़ान है, हर आदमी ज़िंदगी गुजारने के लिए रोज़मर्रा की तकालीफ में परेशान है। इस हाल में जब हमने जनाब मिनिस्टर साद रफ़ीक साहब का वो बयान हमने सुना है कि कोई MNA मुझसे काम के लिए ना कहे, तो हम जनाब मिनिस्टर को कोई काम नहीं कहते, लेकिन ये दरख्वास्त तो कर सकते हैं कि जनाब मिनिस्टर साहब, आप इस हुकूमत का हिस्सा हैं, इस महंगाई का हिस्सा हैं, लेकिन खुदारा इतना जुल्म ना करें कि मेरे हलके के लोगों को उन्होंने नोटिस दिए हैं 7 दिन के कि जी 7 दिन के अंदर हम आपके मकानों को मस्मार करेंगे। जनाब स्पीकर, ये ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले या 5 साल पहले आबाद हुए हैं। ये 50 साल से यहाँ पर आबाद हैं, अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हैं। वहाँ स्कूल मौजूद है, मसाजिद मौजूद हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरियत के हर चीज़, पूरी एक आबादी है। उनको इन्होंने नोटिस कर दिए और बेस जो है उसके ऊपर नामनियाद फैसले और गलत फैसलों का हवाला देकर और मुअज़्ज़िज़ अदालतों को सहारा बनाकर लोगों के घरों को गिराने की कोशिश की जा रही है। जनाब स्पीकर, आप कराची से अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे, इस पर कई बार मैं पहले भी बात कर चुका हूं। जब आप सिटी स्टेशन से चलेंगे तो मलीर तक जितनी भी आबादी है वो रेलवे लाइन के साथ जहाँ जहाँ इन्होंने अपनी मर्जी से मुख्तलिफ बिल्डर्स को ज़मीनें अलॉट की हैं, पेट्रोल पंप्स दिए हैं,
और हर कमर्शियल एक्टिविटी के लिए लोगों को NOCs दी हैं। जिस आबादी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, लेबर कॉलोनी का, कायदाबाद का, वो तमाम सर छोटे छोटे मकान 100-100, 200-200, 150-150 गज के अपनी मकानात हैं और उनको नोटिस दे के और कहते हैं कि जी हमें इन्हें गिराएंगे। जब हम रेलवे काम से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। जनाब स्पीकर, हम ये नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट की कंप्लायंस नहीं होनी चाहिए, हम ये नहीं कहते हैं कि रेलवे तरक्की ना करें, हम ये नहीं कहते कि रेलवे में इस्लाहात लानी चाहिए, लेकिन वो कौन सी इस्लाहात है, वो कौन सी तरक्की है कि मेरे घर को ख़राब करने के बाद आप तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम को आप कुचल दें और वो तरक्की, ये किस किस्म की तरक्की है? मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस इशू को, चूँकि ये बहुत बड़ी आबादी है, हज़ारों के हिसाब से घर आते हैं और लाखों के हिसाब से आबादी इसमें लोग आते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको कमेटी में भेजें और डायरेक्शन दें कि फिल वक्त इस पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना हो। इस महंगाई में सर जो लोग वैसे ही ज़िंदगी गुजारने में मुश्किल हैं और इन मौसूफ को पढ़िए कि जी ये एक हज़ारों के हिसाब से घर गिराने चले हैं। तो मेरी आपसे शुक्रिया जी, आपका पॉइंट जनाब स्पीकर, इसको कमेटी में आप रेफर करें क्योंकि ये मसला लाखों लोगों का है, वहाँ घर गिराने की बात हो रही है जी। इस इशू को स्टैंडिंग कमेटी रेलवे को रेफर किया जाता है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। और आइटम नंबर 2 जो है जिसको रेफर करते हैं। आइटम नंबर 3, फर्दर डिस्कशन on the motion moved by Khwaja Mohammad Asif, Minister of Defence, on 31st January 2023 regarding the recent incident of terrorism, particularly in Peshawar. जी मोहसिन दावर साहब। जी बहुत शुक्रिया, आप देता हूं जी आपको टाइम। बहुत शुक्रिया आप जनाब स्पीकर। इजलास शुरू होने से पहले एक शख्स का नाम लिया गया और उसके लिए फिर यहाँ पर फातहा खानी कराई गई। मेरे ख्याल में ये जो ताकत के नशे में मस्त लोग होते हैं उनके लिए आज का ये दिन भी निशान इबरत है कि इस हाउस में उनकी फातहा पढ़ने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। बमुश्किल से एक मेंबर को तैयार किया गया और बाकी चलें वो तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में वो वाहिद शख्स है जो गद्दारी के मुकदमे में, संगीन गद्दारी के मुकदमे में सजा याफ्ता है और ही वॉज कन्विक्टेड। और वो कन्विक्शन में जो फैसला था वो भी बड़ा क्लियर था, उसमें जो जो कुछ लिखा गया था वो बड़ा क्लियर था कि अगर वो ना आए अपनी जिंदगी में तो उसके बाद फिर किस तरीके से इस फैसले को एग्जीक्यूट करना है। तो बजाय उसके वो स्टेट प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, यहां से तैयारे भिजवाए जाए हैं और खुसूसी तैयारों में वो उनको लाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये पाकिस्तान की अदालतों के साथ भी मजाक है, पाकिस्तान की आइन के साथ भी मजाक है और ये जो इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन यहाँ पर हम पहले ही से देख रहे हैं तो फिर तो बड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि कुछ अफराद यहाँ पर ऐसे हैं या कुछ इदारे यहाँ पर ऐसे हैं जो कि तमाम तर कवानीन से भी यहाँ पर बालातर है, तमाम तर कवानीन से बालातर। अगर वो कन्विक्ट भी हो जाए तो उनको इस मुल्क में सजा नहीं बल्कि उल्टा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। तो वो जो कुछ भी हो रहा है हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। मेरे ख्याल में ये अगर हुकूमत ने कल उनको कुछ प्रोटोकॉल दिया सरकारी एजाज़ के साथ जो कुछ भी हो रहा है तो मेरे ख्याल में
तारीख उनको कभी माफ नहीं करेगी। शुक्रिया जी, आपका पॉइंट आ गया जी। कादिर खान मंदो खेल साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जनाब स्पीकर, इस हाउस ने अक्टूबर में एक स्पेशल कमेटी बनाई है अफेक्टेड एम्प्लॉइज़ के लिए, और वो ये मसला था कि 32 साल से जो महकमे में काम कर रहे हैं, जो रेगुलाइज नहीं हुए हैं, जो डेली वेजेस और कॉन्टीजेंट SMR पे काम कर रहे थे, तो इस हाउस ने कमेटी बनाई और कमेटी ने मुझे वो जिम्मेदारी दी है। अब जिम्मेदारी ये है, हमारे कुछ वजीर साहबान में नाम लेके बताऊं, राना तनवीर साहब स्टेट अवे वो अपनी डिपार्टमेंट को मना करे, कमेटी की कोई बात नहीं माने। इवन के स्पीकर साहब को बाकायदा लेटर लिखा, कमेटी की कोई बात नहीं मानते हैं। और फिर 300 जो विधायक खवातीन है उसका बाकायदा इस हाउस में स्पीकर साहब ने रूलिंग दी है। मेरी और यहाँ पे हमारे एक मेंबर है, उन्हें बाकायदा एक जो हमारी एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर था उस पर एजुकेशन कमेटी ने भी रेफर किया है। फिर हमारी कमेटी, स्पेशल कमेटी ने भी उस खवातीन का जो बाकायदा कानून बना हुआ है, जनाब वाला स्टेट अवे मिनिस्टर साहब इनकार कर रहे और बाकायदा रिटर्न पे लिख के दे रहे हैं कि मैं नहीं मानता हूं। दूसरा सवाल, सिविल एविएशन जो साद रफीक साहब वजीर है, ना वो बात मानते, स्टेट अवे डिपार्टमेंट को बोलते हैं कोई बात कमेटी की ना माने। 2600 लोगों को बाकायदा जो मुस्तकिल मुलाजमीन थे सिविल एविएशन के, उसको ठेकेदारी निज़ाम के हवाले किए। कमेटी ने डायरेक्शन दिए थे कि आप ये सारे चीज़ ना करें, आप बाकायदा इस सिलसिले में काम करें। और वो काम करने के बजाय एक भी शख्स, ना कोई ऑफिसर आता नहीं, कमेटी में नहीं आता है। जनाब, ये कमेटी मेरे घर की कमेटी नहीं, इस हाउस की कमेटी है। और ये सारे वजीर साहबान, और तीसरा हमारे ओन चौधरी साहब, जिसकी पुख्तनख्वा का मैं बताऊं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो PTDC की थी, वो जाके सूबों को हवाले किए। 272 और 70 मुलाजमीन वो गोद लेने को, अडॉप्ट करने को तैयार नहीं है। जबकि 18वीं तरमीम में यह तय हुआ कि जो आप डिपार्टमेंट सूबों को देंगे वो साथ में मुलाजमीन को भी देंगे। आज भी कमेटी का इजलास था, PTDC की तरफ से कोई नहीं आया। तो मैं समझ रहा हूं कि ये कमेटी, इस हाउस की कमेटी, ये क्या तमाशा बना के रखा है इन वजीरों ने, ये क्या तमाशा बना के रखी इस करप्ट ब्यूरोक्रेसी लिए, जहां ये 50% जो ना ये रिश्वतें लेते हैं। अगर कहीं है मैंने 5% लेता है, कहीं नहीं लेता है, और अगली हुकूमत आते हैं तो मैंने कठेरे में नेप के खड़ा होते हैं। और ये करप्ट ब्यूरोक्रेसी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, अच्छे लोग भी मौजूद है, ये करप्ट आ गया जी। ये इस ईवान की कमेटी है, और जो भी इस ईवान की कमेटी की तौहीन करेगा, इस ईवान की तौहीन होगी। और सबको, हर कोई जवाबदेह है इस कमेटी को। ये ईवान की बनी हुई कमेटी है और हर एक डिपार्टमेंट को जाना चाहिए जी। अब्दुल अकबर चित्राली साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं आपका मशकूर हूँ। मैं अभी चित्राल से यहाँ आया हूँ। जनाब स्पीकर, चित्राल में लोगों में एक तशवीश है, तशवीश की लहर है। लोग परेशान हैं। वो इसलिए परेशान हैं कि एक तरफ सैलाब की वजह से तबाही मची हुई थी और सैलाब ज़दागान को अभी तक रिलीफ मरकज़ी हुकूमत से नहीं मिली है। उनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी, मकानों की तामीर की, अभी तक वो उस पर काम शुरू नहीं कर सके और बग़ैर छत के ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नंबर एक। दूसरी बात जनाब स्पीकर ये है कि चित्राल के जितने भी मेगा प्रोजेक्ट हैं और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के ज़ेरे इंतज़ाम वो काम हो रहे हैं, तरक्याती काम, वो ठप होकर रह गए हैं। तमाम जगहों पे काम बंद है, बशमूल लवारी टनल अप्रोच रोड, ओयोन बुम्बरेद रोड, चित्राल गर्म चश्मा रोड, चित्राल शंदूर रोड और इस तरह बुनी बुजुन रोड, ये इस पर काम मुकम्मल बंद हो चुका है। लोगों में तशवीश है। मैं वज़ीर मुवासलात साहब, मेरे भाई इस वक्त मौजूद नहीं हैं, अगर कोई नोट करके उनको दे दें कि कम से कम फ्लोर ऑफ द हाउस जो कुछ अंदर खाना है, जो उनके साथ अगर हुकूमत उनको फ़ंड नहीं देती, वो भी अगर है और कब काम शुरू करेंगे वो भी अगर कौम को बता दें तो कौम मुतमईन हो जाएगी। मुजाहरे नहीं होंगे, एहतिजाज नहीं होगा, धरना नहीं होगा, कहीं भूख हड़ताल नहीं होगी और आराम से चित्राल के लोग इंतहाई यानी पुरअमन लोग हैं।
वो बेजा किसी को यानी तनकीद का निशाना नहीं बनाते। जब तंग मत बजंग मत, जब लोग तंग आते हैं तो फिर उस जंग के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो चित्राली जो है ना जी, इंतहाई पुरअमल लोग हैं, लेकिन अपने हक़ को लेने का तरीक़ा भी सलीक़ा भी उनको आता है। मैं आपकी वसातत से मरकज़ी हुकूमत से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप पूरे तौर पर चित्राली कौम को मुतमईन करें कि इन पर काम कब शुरू होगा। मुझे असद महमूद साहब ने ये फरमाया था कि हमने 15 अरब रुपए डिमांड की थी, हुकूमत हमें 8 अरब दे रही है, और उसमें चित्राल शांदूर रोड पर काम शुरू दोबारा होगा, लेकिन कब होगा ये पता नहीं है। अगर इस पर हमें एतमाद में ले लें, मैं आपका भी मशकूर रहूँगा और मैं वज़ीर मवासलात का भी मशकूर रहूँगा। शुक्रिया जी, आपका पॉइंट आ गया जी। मोहतरमा शगुफ्ता जमानी साहिबा। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई ने जो कमेटी का जिक्र किया और उस पर आपने रूलिंग भी दे दी है। सर, जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, ख़ास करके जब नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाता है कि वो हमेशा अवाम के मसाइल को पेश नज़र रखते हुए, नौजवानों के मसाइल को पेश नज़र रखते हुए उनको रोज़गार मुहैया करती है। इस हवाले से हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स पे, इवन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पे भी यही केसेस दाखिल हुए कि जी आपने लोगों को नौकरियां दी हैं। अब जबकि 4 साल जो दौर था जिसमें हर चीज़ पे पाबंदी थी और लोगों को पहले तो वादे ये किए गए थे कि जी लोगों को रोज़गार देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, लेकिन जो लोग रोज़गार पे थे उनको भी बेरोज़गार किया गया। अब इस पीडीएम की हुकूमत ने और इस ऐवान ने, इस ऑगस्ट हाउस ने एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है और तमाम जो बेरोज़गार लोग हैं या जिनको घरों पे भेज दिया गया था उनको दोबारा अपने रोज़गार पे ला रहे हैं। मैं यहाँ बात करूँगी EOBI की डिपार्टमेंट की। सर, इसका मसला ये हुआ कि पिछली हुकूमत ने रात के अंधेरे में उन ऑफिसर्स ने, उन ब्यूरोक्रेट्स ने जाके मुअज़्ज़ज़ अदालत को मिसगाइड किया और उसमें हमारे 400 से ज़्यादा लोग जो हैं वो बेरोज़गार किए गए। अब वो जो हमारे बच्चे बेरोज़गार बैठे हुए हैं, इस कमेटी ने तो जो बिलक रहे हैं, जिनको अभी तक रोजगार मुयस्सर नहीं हुआ है, उनका क्या कसूर है कि वो बच्चे जो इस दुनिया में आए तो उनका बाप बेरोजगार बैठा हुआ है और आंखें जो हैं वो या तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ है या डिपार्टमेंट की तरफ है या इस ऐवान की तरफ से हैं। मैं इस ऐवान को खास करके स्पीकर साहब को सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने ये कमेटी बनाई है ताकि हमारे बच्चों को दोबारा रोजगार मिले। और दूसरी बात सर, मैं बात कहूंगी आपके इस छत के नीचे जो एक क्लिनिक बनी हुई है, सर पता नहीं क्या ड्रामा है, खुदारा उसको जरा चेक करवाएं। MNS को बदनाम करने के लिए तो बहुत सारा गंद उछाला जाता है कि MNS को ये पक्ष और प्रिविलेज मिलते हैं। एक मेडिकल की जो सहूलत है आप जाके देखें, ना कोई प्रॉपर दवाई मिलती है। डिस्प्रिन मांगो कहते बंद हो गई है, फ्यूसिडेनेच मांगो बोलो बंद हो गई है, पोनिस्टान मांगो बोलो बंद हो गई है। एक थका हुआ स्टोर है जिसको चाहिए जाके सब्जी बेचे, वो मेडिकल स्टोर खोल के बैठा हुआ है। दवाइयाँ नापैद हैं, 2 नंबर की दवाई मिल रही हैं, सारे MNS परेशान हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं उठाता। तो मैं आपको गुजारिश करती हूँ कि खुदारा आप विजिट करें, आप देखें कि यहाँ पे क्या जुल्म हो रहा है। ना प्रॉपर डॉक्टर है वहाँ पे,
जो थका हुआ इस्लामाबाद में डॉक्टर होता है उसको या तो पार्लियामेंट लॉजेस में भेज दिया जाता है या आपके उसमें लॉजेस में और यहाँ पार्लियामेंट हाउस में भेज दिया जाता है। रात को खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो आपके पार्लियामेंट लॉजेस में कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, तो इस पे जरा ध्यान दीजिए। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। जी जनाब मोहम्मद अबू बकर साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। मंदूखेल साहब ने जिस जानिब तवज्जो दिलाई है मैं उसी पे बात करना चाहूँगा। स्पीकर साहब, ये ऐवान अगर कमेटी तश्कील देती है तो इसलिए कि वो मसाइल जो लोग आम MNAs MPs के पास जाकर हल नहीं करा पाते तो उन मसाइल को पे तवज्जो दी जाए और उसको थॉरली उसको विज़िट किया जाए और उनके मामलात को देखने के बाद हक़ाइक़ को सामने रखते हुए इंसाफ उन्हें फराहम किया जाए। पिछले दिनों PIA के मामलात देख रहे थे। PIA से फेक डिग्री के हवाले से काफ़ी लोगों को बेरोज़गार किया गया। मैं उसकी हिमायत नहीं करता क्योंकि जालसाजी किसी कीमत पर उसको फेवर नहीं किया जा सकता, लेकिन माजी की हुकूमत में जब ऐसे केसेस आए तो फिर वहाँ की इंतज़ामिया ने उन्हें मौका फराहम किया कि जो मुलाजमीन दोबारा 2 साल में वो उस डिग्री के को हुसूल के लिए एग्ज़ाम दे देते हैं और वो एग्ज़ामिनेशन पास करने के बाद वो रियल डिग्री सबमिट कराते हैं तो फिर उसके बाद उनको उनकी जॉब पे रख लिया जाएगा। मुतादिद मुलाजमीन ने उस हुक्म के मुताबिक उन्होंने अपने अपने डिग्री या इंटर के या ग्रेजुएशन के उन्होंने एग्ज़ाम दिए, मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए और वो पास हुए और उसके बाद उन्होंने वो डिग्रियां जमा कराईं। लेकिन उसके बावजूद इंतज़ामिया ने उसके ऊपर अमल नहीं किया। बेरोज़गार करने के बाद जो पहले ही वो बेरोज़गार हुए हैं उस पर यह सितम ढाया जा रहा है कि FIA के ज़रिए उनके घरों पे छापा मारा जा रहा है। FIA बाकायदा उन्हें तंग कर रही है और ये कहा जा रहा है कि वो जो उन्होंने पैसे लिए वो वापस किया जाए। तो फिर इस कमेटी का बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? मंदूखेल साहब ने बाकायदा बड़ी मेहनत से उन तमाम मुलाजमीन को, यहाँ पे मैं खुद देखता रहा हूँ कि किस तरह वहाँ पे लोग आते रहे और अपनी मुश्किलात से आगाह करते रहे और इन्होंने बड़ा उसके ऊपर तवज्जो के साथ उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश की। लेकिन जैसा कि उन्होंने फरमाया है कि वो कमेटी अगर रिकमेंडेशन दे और अदारे उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ना करें, वो अदारे उनको इंसाफ ना दें, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ इस कमेटी की तौहीन है बल्कि इस ऐवान के भी तौहीन है। लिहाजा इसके ऊपर संजीदगी से नजरसानी की जाए। शुक्रिया जी। मंदूखेल साहब बड़ी अहम कमेटी के चेयरमैन है और बहुत अच्छा काम भी किया है। अब्बासी साहब आप मिनिस्टर है और पहले तो ये करें कि जो डिपार्टमेंट है जो आते नहीं है उसको पाबंद बनाएं, कोई इस कमेटी में आए। चेयरमैन साहब जिस तरह उनको बुलाते हैं उनको आना है और आप उनसे पहले ये बात कर लें। अगर फिर भी वो नहीं आते तो ऐवान की तरफ से कार्रवाई हम मजबूरन करेंगे। जी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, आइटम नंबर 4 मूव करें जी। जी शुक्रिया जी। ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्टर फॉर फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, I beg to introduce a bill to amend the rename the NFC Institute of Engineering and Technology Multan Act 2012, the NFC Institute of Engineering and Technology Multan Amendment Bill 2023. A bill to amend and rename the NFC Institute of Engineering and Technology Multan Act 2012, the NFC Institute of Engineering and Technology Multan Amendment Bill 2023 be stand introduced. Item number 5. जी मिनिस्टर फॉर लॉ मूव करें सर। Item number 5. Sir, on behalf of the Minister for Commerce to introduce a bill to amend the Trademark Ordinance 2001, the Trademark Amendment Bill 2023. A bill to amend the Trademarks Ordinance 2001, the Trademarks Amendment Bill 2023 stand introduced. Item number 6.
जी मिनिस्टर फॉर लॉ मूव करें. On behalf of Minister for Commerce to move that the bill to provide for the establishment of a comprehensive regime in Pakistan for the swift and effective resolution of the dispute relating to the export and import of goods and services, including import and export through e-commerce, the Trade Dispute Resolution Bill 2022, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to provide for the establishment of a comprehensive regime in Pakistan for the swift and effective resolution of dispute relating to export and import and goods and services, including import and export through e-commerce, the Trade Dispute Resolution Bill 2022, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. Kitne clause? The question is that from clause 2 to 263 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently all clauses stand part of the bill. The question is that clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, so the clause 1 preamble and short title stand part of the bill. जी item number 7 move करे minister साहब, Minister for Law. On behalf of Minister for Commerce to move that the bill to provide for the establishment of the comprehensive regime in Pakistan for the swift and effective resolution of dispute relating to the export and import of goods and services, including import and export through e-commerce, the Trade Dispute Resolution Bill 2022 be passed. Though I put the motion to the House, it has been moved that the bill to provide for the establishment of a comprehensive regime in Pakistan for the swift and effective resolution of dispute relating to the export and import goods and services, including import and export through e-commerce, the Trade Dispute Resolution Bill 2022 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and the motion is adopted, and consequently the bill is passed. जी मुर्तज़ा जावेद भाई साहब. स्पीकर साहब, यहाँ हमारे कोलीग्स ने पॉइंट रेज किए और आपने रूलिंग भी दी है. स्पीकर साहब, पहले तो मैं गुजारिश करूँगा कि ये जनाब चेयर की ज़िम्मेदारी है, अगर कोई भी पार्लिमानी कमेटी इस हाउस की बनी है उसके हवाले से अगर किसी डायरेक्शन पर अमल दरामद नहीं होता तो स्पीकर साहब चेयरमैन्स की मीटिंग्स भी बुलाते हैं और रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज को भी बुला के डायरेक्शंस देते हैं. ये हाउस में इस तरह उठ के एतराज़ करना कि फ़लाँ मिनिस्टर फ़ोन नहीं उठाता, फ़लाँ मिनिस्टर ने हमारी बात नहीं सुनी, ये जो सैक एम्प्लॉइज़ के हवाले से बात है जनाब स्पीकर, मेरे ख़ुद मुशाहिदे में है. पहले तो मैं एश्योरेंस देता हूँ जनाब चेयर को कि हुकूमत इस पार्लिमान की हर कमेटी और हर स्पीकर साहब की जो डायरेक्शन है उसको, जो आइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मानने से कभी इनकारी नहीं है और गारंटी करती है कि इंशाल्लाह उसको हम फुलफिल करेंगे जनाब स्पीकर. दूसरी चीज़ कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है सैक एम्प्लॉइज़ के हवाले से, उस पर क्लास 4 की तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसके मुताबिक उनको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दी गई और 3 माह की डायरेक्शन थी उसमें कि सैक एम्प्लॉइज़ का जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 3 माह के अंदर वो एग्ज़ाम और टेस्ट लेंगे, और एक डायरेक्शन थी. और आर्टिकल जो 90 है हमारा आईन पाकिस्तान का, वो ये इख्तियार देता है कि तमाम जो इदारे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के अमल दरामद पर मददगार साबित होंगे. तो कोई भी आइन की जनाब स्पीकर वायलेशन नहीं कर रहा. जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं पार्लियामेंट्री, उनका जो इख्तियार है वो मैंडेटरी है. मेरी गुजारिश होगी जनाब चेयरमैन साहब से और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप एक मीटिंग रखें
ये स्पीकर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ पे लॉज इजाज़त देते हैं वहाँ पे इनकी रिकमेंडेशन लॉज के मुताबिक मिनिस्ट्रीज़ को एतमाद पे ले के तो डायरेक्शंस देनी चाहिए। लॉज को बाईपास करके अब रूल्स में नहीं है अगर, तो फिर किस तरह उन एम्प्लॉयज़ को एकोमोडेट किया है। स्पीकर साहब मेरी बात सुन ले, फिर आपने रूलिंग भी दी। जनाब स्पीकर, मेरे फाजिल भाई ने ये कहा कि कोई मिनिस्टर हमें ये कहता है कि हमें फ़ोन ना करें, कौन सा ऐसा वजीर होगा जो ये कहे कि हमें फ़ोन ना करें। मिनिस्टर साहब ने ये बात की इस हाउस फ्लोर पे भी खड़े होके कि मेरी वजारत में आप सिफारिशें ना करें, हमें इस निज़ाम को दुरुस्त करने दे। सिविल एविएशन का क्या हाल है, रेलवे का क्या हाल है, 2018 में क्या था रेलवे का हाल, और उसके बाद पिछले 4 सालों में क्या हाल है। अगर हम अपनी इन वजारतों और इदारों को दुरुस्त नहीं करेंगे, और जहाँ तक कब्ज़ा माफिया की हवाले से बात की है मेरे फाजिल भाई ने, जनाब स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं कि रेलवे की जो ज़मीन है जिस पे मुख्तलिफ इदारों ने लोगों को वहाँ बहुत से फैसले भी किए हैं, लीजेस भी दी हैं, जो इल्लीगल थी उसको इल्लीगल करार दे के अगर कब्ज़े वागुजार किए जा रहे हैं, तो मेरी गुजारिश है कि उन लोगों के लिए बजाय वजारत पे तनकीद करने के, बजाय हम इस निज़ाम को दुरुस्त करने के हवाले से पार्लियामेंट और मेंबरान अपना किरदार अदा करें, उन लोगों की कंपनसेशन के लिए हमें बात करनी चाहिए ताकि हुकूमत जो इदारों की गफलत की वजह से किसी कब्ज़ा ग्रुप ने या कराची के अंदर किसी इदारे ने उनको लीजेस दिए और उन लोगों ने घर बनाए इल्लीगली रेलवे की ज़मीन पर, इस हवाले से अगर कोई इशू है भी है तो उसका हमें हल निकालना चाहिए, बजाय हम फ्लोर ऑफ दी हाउस उठ के बेजा तनकीद करें। मेरी आपसे गुजारिश है, आप स्पीकर साहब फौरी तौर पे जो चेयरमैन्स की मीटिंग होती है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की वो बुलाएं, मिनिस्टर्स को भी बुलाएं, और इंशाल्लाह बैठ के ये बात होनी चाहिए उस कमेटी की मीटिंग में, ताकि इस तरह की गलतफहमी यहाँ हाउस के अंदर पैदा ना हो। जी बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। जी अब्दुल अकबर चतराली साहब। जनाब स्पीकर, मैं दोबारा इसलिए उठा कि एक इमरजेंसी पॉइंट थी जिस पर मुझे बोलना था। जनाब स्पीकर, आजकल हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि किसी की इज़्ज़त, जान, माल, चार दीवारी, किसी की चादर महफूज नहीं है। जनाब स्पीकर, एक कहावत है फ़ारसी का, चुन कुफ्र अज काबा बरखेज़त कुजा मानिंद मुसलमानी। अगर काबे से कुफ्र बरामद हो जाए तो फिर मुसलमानी कहाँ रहता है। तो कल जो है F9 पार्क में एक दिलखराश वाक़या रुनमा हुआ है। जनाब स्पीकर, हमारी एक बच्ची नौजवान लड़की जो वहाँ गई थी, शाम के बाद वहाँ थी, तो उसको बज़ोर बाजू 2-3 आवारा लड़कों ने वहाँ से उठाया और जंगल में ले गए और उनके कपड़े फाड़ दिए, कपड़े उतार दिए और कपड़े दूर फेंक दिए, और फिर उनके साथ इज्तिमाई ज़्यादती हुई। जनाब स्पीकर, ये आए रोज़ का वाक़या है। जब इस्लामाबाद में इस तरह का वाक़या होगा तो आप अंदाज़ा लगाएं पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद और कराची और इस तरह के दूसरे जो हमारे शहर हैं उसमें क्या हालत होगी। जनाब स्पीकर, हुकूमत क्यों अपनी रेट कायम नहीं कर सकी। जनाब स्पीकर, F9 पार्क कितनी हसास जगह है, वहाँ क्यों सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है। आखिर वहाँ जो है ना जी इतना बड़ा पार्क है और हुकूमत वफाकी हुकूमत की मिल्कियत है, तो वहाँ यानी सिक्योरिटी वालों का न होना और एक बच्ची के साथ ज़्यादती होना, एक बच्ची की इज़्ज़त को तार तार करना और फिर उसके कपड़े फाड़ देना और कपड़ों को फिर दूर फेंक देना ताकि ये नंगी जो है वो दौड़ न सके, चल न सके, और उसके साथ बार बार ज़्यादती होती रही और वो बच्ची रोती रही। आखिर ये क्या माजरा हम देख रहे हैं। ये पाकिस्तान का क्या बनेगा जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, हमारे बच्चों के साथ कब तक ज़्यादती होगी, कब तक हम अपने बच्चों को इस तरह के जिल्लत से उठाते रहेंगे तो उनको दिलासा देते रहेंगे। जनाब स्पीकर, इस पर कुछ होना चाहिए। आप रूलिंग दे दें इस पर कि कम से कम इस्लामाबाद ये तो दारुल खिलाफा है, दारुल खिलाफे में तो हमारे बच्चों, हमारे बच्चियों, हमारे माओ, हमारे बहनों की इज्जत वो तो महफूज होने चाहिए।
शुक्रिया चित्राली साहब, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है जी। और रूलिंग दी जाती है आईजी साहब को कि 24 घंटे के अंदर अंदर इस ऐवान को रिपोर्ट दे और जो भी जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और इस तरह के किरदारों को निशान इबरत बनाना चाहिए जी। जी मोहसिन दावर साहब। जी बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, ये F9 पार्क में जो वाक़या हुआ है और जो रेप का जो वाक़या हुआ है, मेरे ख्याल में ये तो इससे ज़्यादा तो शर्म का मुकाम बतौर रियासत हो ही नहीं सकता। मतलब आपके कैपिटल में जो इतना पोश एरिया है, उस पोश एरिया में अगर हुकूमती रिट की ये सूरत हाल है तो मेरे ख्याल में फिर बाकी मुल्क का तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए मेरे ख्याल में कम है। और मैं मशकूर हूँ कि आपने ब्रीफिंग दी और कल को इंटीरियर मिनिस्टर को इस बारे में पार्लियामेंट को ब्रीफ करना चाहिए कि क्या अपडेट इस पूरे केस में और वो जो कल्प्रिट्स हैं उन तक अब तक वो नहीं पहुंचे तो क्या उस पर की क्या कोताही कहाँ पे हुई है। F9 में ये इस तरह के वाक़यात होंगे तो बाकी मुल्क तो खैर खैरियत नहीं, इंशाल्लाह इस पे एक्शन लेंगे जी पूरा। जी डॉक्टर अफजल खान डानला साहब। डालना साहब का माइक खोलें। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं एक अहम नुक्ता है, पहले कई दफ़ा मैं उठा चुका हूँ इस ईवान में, जो थल का चने का काश्तकार है उसके हवाले से मैं कई दफ़ा इस ईवान के नोटिस में ला चुका हूँ कि उनकी कोई पिछले 5-7 साल से फसल नहीं हुई। थल का एरिया है, वहाँ चने की फसल होती है और एक ही फसल होती है अगर बारिश हो जाए, तो वो पिछले 6-7 साल से नहीं हुई। तो उन किसानों ने बेचारों ने जिन्होंने एग्रीकल्चर बैंक से कर्ज़ा लिया था, तो वो कर्ज़ा बढ़ते बढ़ते किसी ने 50,000 लिया तो वो 5 लाख हो गया, किसी ने लाख लिया था तो 8 लाख हो गया, 10 लाख सूद दर सूद होते हुए। तो मैंने कई दफ़ा उन किसानों की हालत ज़ार यहाँ पे बयान की है। मैंने 3 वज़ीर आज़म गुजरे हैं, उनको भी दरख्वास्तें दी हैं। मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को दी थी दरख्वास्त, फिर इमरान खान साहब आए उनको भी दरख्वास्त दी, फिर अब शहबाज शरीफ साहब को भी दी है दरख्वास्त कि उन लोगों के चलो कर्ज़े माफ़ नहीं करते, उनका सूद माफ़ कर दें या कम अज़ कम उनकी वसूली रोक दें जब तक उनकी फसल नहीं होती। अब वो गरीब लोग बेचारे उनकी ज़मीनें जो है ना बैंक ने लिख दिया है कि नीलाम की जाएँ जो उन्होंने गिरवी रखी हुई थी। अगर फसल ना हो तो वो कहाँ से उसका वो कर्ज़ा वापस करेंगे। तो मेरी इस हाउस से गुजारिश है कि पता नहीं कौन सी वो बातें हैं जो इस फ्लोर पे की जाती हैं, जिनको सुना जाता हो, जिनको लिखा जाता हो, या ये किसी सरमायादार का कर्ज़ा होता तो वो तो माफ़ हो जाना था। मैं PSC का मेंबर हूँ, मैंने देखा है कि अरबों रुपए ठेकेदार खा गए, अरबों रुपए महकमे के अफसर खा गए हैं और कई सालों से उनके केस चालू, उस पर कोई नहीं पूछता। किसी जो सरमायादार हैं, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, उनके अरबों रुपए के कर्ज़े माफ़ हो जाते हैं और 3 तहसीलों के किसानों का ना कर्ज़ा माफ़ हो रहा है, ना उस पर सूद माफ़ हो रहा है, ना उनके कर्ज़े की वसूली रोकी जा रही है। वो गरीब लोग कहाँ जाएं, उनकी आवाज़ कौन उठाएगा, उनकी तो कोई तंजीम नहीं है। मैं थल की जो 3 तहसीलें हैं, नूरपुर तहसील है, तहसील मनकेरा जो मेरे हल्के की है और लिया की चौबारा तहसील है, उन गरीब किसानों की ज़मीनें नीलाम होने से मेहरबानी करके रुकवाएं किसी तरह से। अगर कोई सुन रहा है यहाँ पे अगर किसी कही हुई बात का कोई किसी पे असर होता है या इस हाउस से कही हुई बात पे अगर कोई अमल होता है, मैं तो 10 साल में इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि यहाँ से कही गई बात को ना कोई नोट करता है, ना उस पर अमल होता है और ना यहाँ रोने का कोई फ़ायदा है, यहाँ आंसू बहाने का फ़ायदा है। और गरीब की बात को कभी नहीं सुना जाता, गरीब के लिए कभी कोई काम नहीं किया जाता। ये फैक्ट्री ओनर्स के लिए मुल्क बना है, ये सरमायादारों के लिए बना है, ये मफलूकुल हाल और गरीब लोगों का ना यहाँ सुनी जाती है और ना उन्हें इंसाफ मिलता है, ना उनकी कोई सुनवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जनाब शेख रुहेल अजहर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। मैं इस मौजू पर तो मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहता। इज़्ज़त वो चाहे गरीब की हो चाहे अमीर की हो एक जैसी है।
उस मामले पे पता नहीं क्यों मेंबरान इस मामले पे बोल रहे हैं। मेरे ख्याल में जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, दो बातें बड़ी अहम। पहली बात तो ये है कि ये वाक़यात जब होते हैं तो आपके कानून में इसका सख्त से सख्त सज़ा क्या है। पहले तो आप इस चीज़ को देख लीजिए, फिर आप ये देखें कि बहुत सारे केसेस जो होते हैं वो रिपोर्ट ही नहीं होते। इज्जत के दायरे, गुर्बत के मारे रिपोर्ट नहीं होते। अगर हो जाते हैं तो इस ऐवान में आप बोल रहे हैं और आपने आईजी से रिपोर्ट मांगी, बड़ी माजरत के साथ, शर्मिंदगी के साथ। ज़रा आप अपना रिकॉर्ड उठा के देखें इसी हाउस का, कितनी आपने और कितनी दफ़ा आपने रिपोर्टें मंगवाई, लेकिन उस पर आपकी भी सुनवाई नहीं हुई। कोई मुस्बत जवाब आया हो तो आप बता दीजिए कि मैंने ये कहा था, तो उस सिलसिले में ये उसका नतीजा निकल आया। पहली बात तो ये। दूसरा, एक दफ़ा नहीं, मैंने कई दफ़ा आपसे कहा है, इसी हाउस में आपके स्पीकर से कहा, कई दफ़ा कहा, डावर साहब ने भी कहा होगा, एक हमारा मुअज़्ज़ज़ रुकन असेंबली क्या किया उसने, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे इस बात का बिल्कुल कोई इससे मतलब नहीं है कि उसने क्या किया, लेकिन वो इस अवान का मुअज़्ज़ज़ रुकन है। आप आज तक उसको प्रोडक्शन ऑर्डर में बुला नहीं सके। उसका नाम मेरे ख्याल में शायद याद होगा, पख्तून है, अली नवाज ही है ना, अली वजीर। अब आप देखें कि कितने अफसोस की बात है। अब बात कौन कर रहा है? मैं आपका ये नाचीज फकीर, और जिसकी मिसाल आपका ईवान, आपके स्पीकर, आपके कायदीन दिया करते थे कि पहली दफा आपकी तारीख में पहली दफा मेरा ही प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ था 1985 में। बड़ा एहतराम था आप लोगों का, इस ईवान का बहुत एहतराम था, इस ईवान के अहकामात का बहुत एहतराम था। जनाबे वाला, यहाँ पे अभी बात कर रहे थे चित्राली साहब, और भी दोस्तों ने बात की, उसका जिम्मेदार कौन है? आपने रिपोर्ट तो मंगवा ली, पब्लिक प्लेसेस का जिम्मेदार कौन होता है? उसकी सिक्योरिटी कौन करता है? सबसे पहले तो आप ये हुक्म जारी फरमाइए कि जो लोग उस पार्क की हिफाजत के लिए मामूर थे, आप पहले उनको तो नौकरी से बर्खास्त कीजिए। अगर आपके पास इतने अहकामात हैं तो कर लीजिए। और बदकिस्मती देखिए जरा, यह भी बदकिस्मती है जनाब डिप्टी स्पीकर, आज इजलास का पहला दिन, फारिग तो कोई नहीं है। जरा गौर फरमाइए, एक पंजाबी का है, वो पता नहीं पंजाबी का एक है शेर, मुझे याद नहीं रहते शेर, सुनिया उन गलियां ते विच रांझा यार फिरे। जरा गौर फरमाइए, जरा आप देखिए, इस ईवान की तरफ देखिए, शर्म आती है यार। और इसको किसने करना है? इस ईवान को किसने भरना है? किसने अट्रैक्ट करना है? जिन लोगों ने अट्रैक्ट करना है वो तो अपने अल्लाह तल्लों में बैठे हुए हैं। कौन सी इतनी मसरूफियत है आपको? इंतहाई अहम बातें यहां पे होती हैं, सुनने वाला कोई नहीं, कुछ जानने वाला कोई नहीं। अभी ढांडा साहब चीख रहे थे, चला रहे थे, गुर्बत और गरीब का रोना रो रहे थे, सुनने वाला कोई नहीं। क्या करेंगे? तो अपने अल्फाज को ज़ाया करने की बजाय मेरे ख्याल में आपको इसी तरह खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए जैसे शहर खामोशा में खामोशी होती है, सुनने वाला कोई नहीं है। कभी आपने ये नहीं सोचा कि ये वाकयात, ये हालात आप पे भी हो सकते हैं, आप भी इसका सामना कर सकते हैं। लेकिन
ऐसा नहीं होता। और आप जरा गौर कीजिए, कोई मुअज़्ज़ज़ रुकन किसी आपके बरसरे इक़्तिदार शख्स के पास चला जाए, सवाए उसको चक्कर लगवाने के और कुछ नहीं है। हजूर इतना याद रखें ज़हन में कि हम लोग अवाम के वोट लेके आते हैं, उनके मसाइल होते हैं। आप कोई ऐसे मुआशरे में जिंदा नहीं रह रहे जो बड़ा एक यूं कह लीजिए कि अप टू मार्क हो, ऐसा तो नहीं है। लोग आपके पास आते हैं, एमएनए के पास लोग अपने सीवरेज को दुरुस्त करवाने के लिए आ जाते हैं, तो इसका मतलब है हम अभी तक उस मकाम तक नहीं पहुंचे। तो अगर मैं हैसियत एमएनए मैं किसी का कोई काम नहीं करवा सकता, मैं किसी की ट्रांसफर नहीं करवा सकता, हाँ जाइए, जाके ब्यूरोक्रेसी में जाइए, कोई बंदा ढूंढिए वहां पे, उसको पैसे दीजिए और काम करवा लीजिए। ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है और आपके नाक के नीचे हो रहा है। कौन सी इज्जत जनाब डिप्टी स्पीकर, कौन सी इज्जत? आप जरा ऑफिशियल गैलरी में देख लीजिए कितने लोग मौजूद हैं। क्यों होंगे वो? इसलिए कि जब मैं ही आंखें बंद किए बैठा हूं तो क्या होगा? जब सियासी जमातें व्हाट्सएप पे चलेंगी तो फिर यही होगा जनाब स्पीकर। अब अंदाजा कीजिए, आप इनका शुक्रिया अदा कीजिए, आप इनका शुक्रिया अदा कीजिए कि उठ के ये नहीं कह रहे कि जनाब आप जरा हाउस में गिनती तो देखें क्या है। अगर हम चुप हैं तो ये भी चुप है, और वो अपनी इज्जत की खातिर चुप है, हम शर्मिंदगी की वजह से चुप है। बात तो सिर्फ इतनी है। अब मैं लिबर्टी ले रहा हूं, मैं जानता हूं आपके कान इस वक्त मेरी बातों से बहुत ज्यादा हम आपको सुन रहे हैं जी। जी सर, आपको सुन रहे हैं जी, आप बात मुकम्मल करें। नहीं, मैं आपकी चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी हल्की हल्की, मैं उसको महसूस कर रहा था कि आप कुछ तंग आ गए सुन सुन के। मैं और ज्यादा आपकी क्षमा खराशी नहीं करूंगा, आप बात मुकम्मल करें जी। मजा आज ये है डिप्टी स्पीकर साहब कि आप पहले तो आपने जितने अहकामात डिप्टी स्पीकर साहब ने जितने अहकामात जारी किए हैं उनकी जरा रिपोर्ट मंगवा के इसी ईवान में रख लीजिए। आपने जो ये कहा था कि यहाँ पे ऑफिशियल गैलरी में ऑफिशियल मौजूद हो, जरा उसकी भी रिपोर्ट मंगवा के देख लीजिए। आपने अभी जो अहकामात जारी किए हैं उसकी भी रिपोर्ट मंगवा के देख लीजिए। मैंने आज जो आपसे अर्ज किया है अली वजीर को, उसने क्या गुनाह किया मुझे नहीं पता। यहाँ पे तो इतने तो बड़े गुनाह करने वालों को आप यहाँ पे उठा के हाथ तो आप फातिहा पढ़नी शुरू कर देते हैं। मानता हूं, मैं मानता हूं मरने वाले का मामला उसके अल्लाह के साथ है। पता नहीं मैंने कितने गुनाह किए हैं, मैंने पता नहीं कितनी गलतियां की हैं। मैं इस बात पे नहीं आता, मैंने सिर्फ एक बात आपसे की है कि एक शख्स जिसने इतने गुनाह किए आप उसकी फातिहा पढ़ रहे हैं, और एक शख्स जो इस अवान का मुअज़्ज़ज़ रुकन है आप उसको यहां पे प्रोटेक्शन ऑर्डर में यहां पे मौजूद नहीं कर पा रहे। ये बेबसी और बेकसी है आपकी। इससे नजर आता है जनाब डिप्टी स्पीकर कि इस अवान में कितनी ताकत है, इस अवान में कितनी इज्जत है। आप समझते हैं कि अगर आप इस तरह इस अवान को चला सकते हैं, चला लेंगे, आप खुशफहमी का शिकार हैं। जनाब स्पीकर खुश रहिए, आपको अल्लाह सलामत रखे, हिम्मत दे। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। मैं समझता हूं अगर और ये आइटम नंबर 3 फर्दर डिस्कशन ऑन द मोशन मूव्ड बाय ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, मिनिस्टर फॉर डिफेंस, on 31st January 2023 regarding the recent accident of terrorism, particularly in Peshawar. जी जनाब अबू बकर साहब। जी मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहब।
जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब कि आपने मुझे सानह पेशावर पर जो बुज़दिलाना दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था इस पर बात करने का मौका दिया। मैं इसके एक सफ़े मातम बिछी है कूचा व बाज़ार में, नोहा खानी हो रही है किस्सा खानी की जगह। मेरा वतन एक मर्तबा फिर लहू लहू है। और ये भी कहते हैं हादसा एकदम नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों। तो ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत भारी कुर्बानियाँ दी हैं। हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसे अपनी अजीम कायद को खोया इसी दहशतगर्दी की जंग के अंदर। और जो उनका वादा था कि हम सवात में पाकिस्तान का परचम लहराएंगे, तो हमने वो परचम भी लहरा कर दिखाया और ये दिखाया कि किस तरीके से दहशतगर्दों को नकील दी जाती है, किस तरीके से दहशतगर्दों का कला कमा किया जाता है। बहुत सी स्पीच हो रही थी कि जी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ना किया जाए। मैं मुतालबा करती हूँ कि जिस तरीके से सवात ऑपरेशन किया गया, जिस तरीके से ज़रबे की गई और उसके बाद इस मुल्क के अंदर वो लोग जो कहते हैं कि अमन नहीं था तो अमन कायम हुआ और आपकी सयाहत को फ़रोग़ हुआ, आपके तमाम पाकिस्तान जो है एक पुरअमन मुल्क बन के उभरा। लेकिन फिर हमने ये देखा कि जो 2018 में एक सिलेक्टेड हुकूमत आई, उसका जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हम पर मुसल्लत किया गया, उसका एक विज़न था कि सदर जरदारी को पकड़ लो, नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लो, शहबाज शरीफ को कर लो, ख्वाजा आसिफ को कर लो, खुर्शीद शाह को कर लो, मोहतरमा फरियाल तारपुर साहिबा को गिरफ्तार कर लो। उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं होना चाहिए, लेकिन DI खान हो या बन्नू हो, वहाँ से दहशतगर्दों को छोड़ दिया जाए। उनके वो दहशतगर्दों के जामिन कौन थे? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि दहशतगर्दों का जामिन कौन था? उनको वहाँ से लाके, जिनको अफ़गानिस्तान में भी जेल में रखा गया था, उनको यहाँ लाके दहशतगर्दों की सेफ हेवन बना के उनको पाला गया, उनको भत्ते दिए गए। लेकिन उस शख्स का यही एक डिमांड होती थी कि इनको प्रोटेक्शन ऑर्डर ना जारी किया जाए, क्योंकि उसका फोकस ये होता था कि यहाँ पे जो अपोजिशन है उस वक्त की, उसको गिरफ्तार करके बंद किया जाए। उसकी तसल्ली जब ही होती थी कि जब वो पॉलिटिशियंस को बंद करता था, जब वो सहाफ़ी जो सच बोलते थे उनको बंद करता था, उन इदारों को इस्तेमाल करता था ब्लैकमेलिंग के लिए। ये वो चीज़ें थी जिसने दहशतगर्दी को पनाह दी। ना सिर्फ ये, आपने देखा कि उस दौर में और आज, अभी जिस तरीके से चित्राली साहब ने कहा कि कल जो F9 का वाक़या हुआ इंतहाई अफसोसनाक था। सिर्फ एक ये नहीं, विहाड़ी में हुआ वो भी अफसोसनाक था। लेकिन क्या करें, वो एक माइंडसेट है कि जी ख़वातीन को ऐसे कपड़े पहन के नहीं आना चाहिए, ख़वातीन को रात को नहीं निकलना चाहिए। भाई ये तो रियासत की जिम्मेदारी होती है कि रात को एक औरत 2 बजे भी रात को निकले तो उसको इज्जत की हिफाजत, उसकी तमाम हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी ये नहीं है कि औरत जो है वो ये कपड़े ना पहने, वो बाहर ना निकले, वो घर में बैठे। यही वो सोच थी जिसकी वजह से आज दहशतगर्द यहाँ तक पहुँच गए। और इस तरह के वाक़यात जो हो रहे हैं वो भी उसी सोच का नतीजा है कि औरत को तालीम पे पाबंदी लगा दी जाए, औरत को मुलाजमतों में ना आने दिया जाए। अगर वो कोई एग्ज़ाम टॉप भी करती है तो कहा जाता है नहीं, औरत है, इसको इस पोस्ट पर नहीं आना चाहिए। एक तरफ हमारी रियासत, हमारा आइन, हमारा मज़हब हमें बराबरी के हकूक़ देता है, दूसरी तरफ हम जो हैं वो इस तरह के इस तरीके की हमारी सोच है कि जिसको हम हर वक्त उसी सोच के तहत जो है वो आगे बढ़े। और यही वजह है कि ये दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासद में, कभी अफ़गानिस्तान में बच्चों की तालीम पे पाबंदी लगा दी जाती है, कभी मुलाजमतों पे लगाई दी जाती है, आज पाकिस्तान में उसको नाफिज करने की जो कोशिश की जा रही है। स्पीकर साहब, इसको हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए। जिस तरह कल हुकूमत ने APC बुलाई, मैं उसको खैर मकदम करती हूँ, लेकिन वो सोच, वो इमरान खान जो तालिबान खान है, जो दहशतगर्दों का सरपरस्त है, उसने जिस तरह से उसे कंडेम किया, वो ये बता रहा है कि उसने किस तरह पाकिस्तान को ना सिर्फ सियासी और माशी हर तरह से पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया, जिसका आज जो है हम खुमियाजा भुगत रहे हैं। ये मुल्क दुश्मन का तालिबान से तो मुज़ाकरात कर सकता था, मगर सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कैसा है जो मुल्क को दिवालिया होने की कोशिश करता है?
और दुआ करता है कि ये मुल्क जो है श्रीलंका बने। ये कैसा शख्स है जो पाकिस्तान अपने इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान की इज्जत को दांव पे लगा देता है। और आज जब आप देखें उस वक्त किसी भी पॉलिटिशियन के वो जराइम नहीं थे, उनको झूठे कैदों में झूठे मुकदमात में इन्वॉल्व करके 90 दिन का जो है रिमांड लिया जाता था और किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन उस वक्त आपने देखा कि वो सियासी क़यादत पुरअज़्म तरीके से मुस्कुराहट चेहरे पे सजा के जाती थी। जेलों में भी रही, नैब में भी रही, लेकिन आंसू नहीं निकले। यहाँ 2 दिन बंद किया जाता है, कहते हैं जी जेल भरो तहरीक। 2 दिन जब बंद कर दिया जाता है तो रोते हैं बैठकर। ये नहीं देखते कि हमारे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी पे लगाया गया तो उनकी बेटी को उनका शक्ल देखने नहीं दी गई, उनकी बीवी को उनकी शक्ल देखने नहीं दी गई, उनको पाबंदे सलासल रखा। वो 22 साल की निहत्ती शहीद मोहतरमा ने जिस तरीके से जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की, 10-10 साल कैदो बंद की सहूलतें बर्दाश्त की, झूठे मुकदमात को फेस किया, लेकिन कभी उनके आंखों में आंसू नहीं आए। जब उन्हें जेल में बंद किया गया, शदीद गर्मी में गर्म पानी पिया, फर्श पर लेटी, लेकिन कभी आंसू नहीं आए। इस तरह जमहूरियत नहीं चलती। जमहूरियत के लिए बहुत जुल्म और सितम बर्दाश्त किए, तो इस मुल्क में आज जमहूरियत जो है वो चल रही है। 2007 में हमने शहीद मोहतरमा की बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानी दी, तो इस मुल्क में जमहूरियत चल रही है। लेकिन हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें उस सोच को बदलना होगा जो ये कहती है कि ख़वातीन पे पाबंदी लगाई जाए तालीम पे। हमें इस सोच को बदलना होगा कि हमें ख़वातीन को मुख्तलिफ जो वो एग्ज़ाम पास करके टॉप करती हैं और कहा जाता है कि नहीं जी उनको नहीं दिया जाए क्योंकि वो औरत है। औरत होना कोई जुर्म नहीं है। अगर वो मेरिट पर आती है, काबिलियत पर आती है, तो उसका वही हक है, क्योंकि इस पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म भी औरत बनाई। इस पाकिस्तान के अंदर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सब अहम पोस्टों पे आज भी ख़वातीन बैठी हैं। तो वह अपना बेहतरीन अंदाज से जब बिज़नेस कर रही हैं, असम्बली के अंदर बिज़नेस कर रही हैं, तो उस सोच को बदलना होगा, ना कि ये जो कल का सानिया हुआ है, ये बदतरीन सानिया F9 का, और वो भी इस्लामाबाद जैसे कैपिटल के अंदर। ये हमारे लिए, और विहाड़ी में जो बस के अंदर हादसा हुआ है, ये भी इंतहाई शर्मनाक है। इस तरह के वाक़यात को रोकना होगा, क्योंकि आप देखें आज भी मैंने एक लेटर लिखा है IG इस्लामाबाद को, और इसके साथ ही हमने इनसे रिपोर्ट तलब की है। और आप यकीन करें कि रिपोर्ट जो आपकी लॉ डिपार्टमेंट की है, उसमें इस्लामाबाद टेरिटरी की रिपोर्ट ये है कि जब ये इस तरह के रेप के मुजरिम पकड़े जाते हैं तो उसमें 80% जो है वो इस बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं। तो वो इस तरह की थिंकिंग को, इस तरह की सोच को हम किस तरीके से बदलेंगे? हमें ये जो सानिया पेशावर है, इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए मैं कहती हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान पर फौरी तौर पर अमल दरामद होना चाहिए। और इस तरह जिस तरह 2008 में दहशतगर्दी की जंग को काबू पाने के लिए इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई, तमाम इदारों को बुलाया गया, इन कैमरा असम्बली का इजलास बुलाया गया, दोनों ईवानों का इस तरह इजलास बुला के इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए और दहशतगर्दों का जो है कला कमा किया जाए। नेशनल एक्शन प्लान और तमाम जो हमने इसके ऊपर APS के वाक़े के बाद जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी, उस पर अमल नहीं किया गया, और यही वजह है कि इसके ऊपर हमें जो है रोज़ाना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरीके से आपने ये देखा कि ये दहशतगर्द जो क्लाशनकोव कल्चर, जो अफ़गान दहशतगर्द इस मुल्क में आए और हमारे बॉर्डरों के ऊपर फायरिंग्स हो रही है, जो यहाँ पर अफ़गान दहशतगर्द आकर जो जिस तरीके से ये दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, इनको भी, ये महाजरीन हैं, ठीक है, इन्हें कैंप तक महसूर किया जाए, लेकिन जिस तरह कराची शहर और दीगर सूबों के अंदर वो आज जो है शनाख्ती कार्ड भी बन रहे हैं, उनके पासपोर्ट्स भी बन रहे हैं, ये सारी चीज़ों को फौरी तौर पर रोका जाए ताकि पाकिस्तान को महफूज बनाया जाए। और इसके साथ ही मैं ये कहूँगी कि जो पेशावर वाक़या है और इसके साथ के मज़ीद वाक़यात को ना जन्म देने के लिए हमें अपनी मसाजिद को भी इस्तेमाल करना चाहिए और वो खुतबात देने चाहिए, ताकि जिससे आप ये साबित कर सकें कि दीन में कोई जबर नहीं है, इस्लाम अमन और सलामती का मज़हब है, लिहाजा ख़वातीन को भी वही राइट हैं जो मर्दों को राइट हैं। हमें इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए अपना सिलेबस भी, करिकुलम भी चेंज करना होगा कि इस तरह का, जैसे पंजाब की एक टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा होता है कि जी एक अच्छी खातून की मिसाल, वो सुबह उठती है, नमाज़ पढ़ती है, कुरान पढ़ती है, बच्चों को उठाती है, नाश्ता कराती है, फिर वो उसको स्कूल भेजती है, फिर अपने शौहर को उठाती है। तो भाई क्या शौहर पे नमाज फ़र्ज़ नहीं थी?
यानी एक खातून के लिए तो आप एक अच्छी मिसाल इस तरह दे रहे हैं, लेकिन मर्द के लिए क्यों नहीं दे रहे? तो ये सारी चीज़ें, जब हमारा करिकुलम इस तरह होगा, हम इस तरह की चीज़ों को पढ़ाएंगे, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो माशरे को बनाती हैं। ये वही माशरा जो जन्नत ज़िया ने 30 साल पहले मुख्तलिफ इस्लाम के नाम पे इस मुल्क के अंदर जो कुछ गेम किया, आज हमारा पाकिस्तान वो जो ख़ता थी, आज वो पाकिस्तान भुगत रहा है कि क्लाशनकोफ कल्चर हो, दहशतगर्दी हो, मजहब हो, नफ़रत हो, लसानियत हो, अज़बियत हो, वो सब वो बो कर गया था जिसको आज तक हम काट रहे हैं। तो खुदारा इन तमाम चीज़ों पे गौर करें। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। ऐवान की कार्रवाई बरोज़ जुमेरात 9 फरवरी 2023 दिन 11 बजे तक मुलतवी की जाती है।